इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस की मीनिंग को और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को इंश्योर करना, किसी को दिलासा दिलाना आप कह सकते हैं, या फिर किसी को विश्वास दिलाना कि अगर इन केस आपको कुछ लॉस हो जाता है तो उसके बदले में हम आपके लॉस की भरपाई कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे आपके लॉस को। अब ये किसके माध्यम से होता है? तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होता है, जिसको हम लोग इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बीमा का अनुबंध बोलते हैं, जिसमें एक कंपनी जो कि इंश्योरेंस देती है किसी पक्षकार को, मान लेते हैं एक पर्सन है ए, ये इनको वादा करती है कि इन केस अगर कुछ हो जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके बदले में हम आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। बदले में आप हमको क्या करिएगा? कुछ प्रीमियम देते रहिएगा, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो विदाउट कंसिडरेशन नहीं बनता है। दोनों पक्षकार को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ए को वादा मिल रहा है तो बी को, सॉरी जो कंपनी है उसको क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है, जो उसने वादा किया उसके बदले में। तो इसको हम लोग इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इंश्योर होने का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया हो। बीमा का अर्थ क्या होता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंपेंसेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ मिसफॉर्चून। इंश्योरेंस क्या करता है? फाइनेंशियल कंपेंसेशन देता है, यानी कि वित्तीय मुआवजा प्रदान करता है अगर किसी के दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है तो। द कलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क, यानी कि कई लोग मिल करके किसी जोखिम का वहन करते हैं, किसी हानि का वहन करते हैं। An insurance therefore does not protect the material property which is the subject matter of insurance but the pecuniary compensation of the insured। इससे क्या पता चलता है? जो इंश्योरेंस है वो किसी मटेरियल को प्रोटेक्ट नहीं करता, यानी कि उसको बचा करके उसकी सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि क्या करता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर को, यानी कि मटेरियल को कुछ हो जाए तो उसके बदले में क्या करेंगे? कंपनसेशन देंगे, उसके बदले में क्षतिपूर्ति देंगे। आई होप आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई हो। किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कौन कौन से सिद्धांत का पालन किया जाता है, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम लॉस मिनिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। तो 1 बाय 1 करके इनके बारे में देख लेते हैं और इनका एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझ लेते हैं। कहीं कोई डाउट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ से, यानी कि परम सद्भाव का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जो कंपनी है और जो इंश्योर्ड पर्सन है, यानी कि जो दूसरा पक्षकार है, इनके बीच में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे होने चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ए को जो जिस भी मटेरियल का वो बीमा करवा रहा है उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किसको बता देगा? कंपनी को बता देगा। कंपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपने टर्म्स कंडीशंस रूल रेगुलेशन, वो सब क्या करेगी? ए को बता देगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर परम सद्भाव से विश्वास करते हैं कि ए जो भी इंफॉर्मेशन बताएगा वो सही है, कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन बताएगी ए को वो सारी की सारी चीज़ें करेक्ट हैं, सही है। अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो होगा तो जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फेथ पर ही होता है, यानी कि पूर्ण विश्वास पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस करवाएंगे उसमें जो बीमित व्यक्ति है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस करवाया है, उसका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होने का मतलब क्या है कि अगर उसको कुछ हो जाए तो सामने वाले पक्षकार को उससे हानि होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कंपनी है इंश्योरेंस कराने वाली, अब एक पक्षकार ए है, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी सी है, एक गाड़ी डी है। जो सी गाड़ी है इसके घर पे रखी हुई है, लेकिन ये गाड़ी पड़ोसी की है। दूसरा डी गाड़ी है जो इसकी खुद की है, ये एक दिन के लिए इसके पास गाड़ी रखी हुई है, तो क्या ये इसका इंश्योरेंस करवाएगा? नहीं करवाएगा, क्योंकि इसमें इसका कोई, अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो उससे ए को कोई लॉस नहीं होता, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर गाड़ी डी को कुछ हो जाए तो ए को फाइनेंशियल लॉस इससे हो सकता है। तो यही कहता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर है, उसमें इंश्योर्ड पर्सन का, बीमित व्यक्ति का कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर वित्तीय लाभ नहीं होगा तो अगर उस सामान को कुछ हो जाए तो उसको वित्तीय हानि नहीं होगी, और जब हानि नहीं होगी तो रिकवरी की कोई बात नहीं होती है। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वहाँ पे कंपनसेशन की बात होती है, यानी कि क्षतिपूर्ति की बात होती है। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक व्यक्ति वादा करता है दूसरे व्यक्ति से कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो हम उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन कंपनी से जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और वो क्या करता है, मान लेते हैं 50,000 का लॉस हुआ तो वो 80,000 रुपये इससे वसूल नहीं सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि अगर जितने का लॉस हुआ है या फिर जितने का इंश्योरेंस है उन दोनों में से जो भी कम होगा हमेशा वही अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये कम था, अगर मान लेते हैं यही 40,000 रुपये का लॉस, 40,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया रहता तो वो क्या होता, 40,000 रुपये की भरपाई होती, नहीं 50,000 रुपये की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर यही है कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर जितना भी लॉस हुआ है इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, और ये एंश्योर करती है, ये सुनिश्चित करती है कि बीमा धारक को बीमा के अनुबंध से कोई भी लाभ न हो, बस उसको एक क्षतिपूर्ति मिल जाए जो उसने उसको खोया है उसके बदले में। नेक्स्ट है योगदान का सिद्धांत। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को ही फॉलो करता है कि जैसे मान लेते हैं प्रोडक्ट कंपनी, इसके पास एक का था 50,000 रुपये का, अब इसने 3 जगह से इंश्योरेंस ले लिया है, कंपनी बी से, सी से और डी से। लॉस हुआ तो 50,000 रुपये का लॉस हुआ, अब सबसे इसने 20,000 रुपया ले लिया क्योंकि सबसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इंश्योरेंस का, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अनुसार। तो कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत ये कहता है कि जितना लॉस हुआ है तीनों कंपनी मिलकर के बराबर उसका योगदान कर देंगी, उससे ज़्यादा उसको पैसा वापस नहीं करेंगी। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब आप LIC पे जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ, तो वो एक तरीके का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो निवेश होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सेविंग होता है पर्सन की। लास्ट में अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस करती है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर में लाइफ इंश्योरेंस में तो जितने का हानि हुआ रहता है उससे अधिक पैसा मिलता है, क्योंकि उसमें इंडेमनिटी फॉलो नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होता है। ये सब चीज़ें इसमें फॉलो नहीं होती हैं जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है। तो आपके क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं फॉलो होता है, चाहे प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन नहीं फॉलो होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं फॉलो होता है, तो वो होता है लाइफ इंश्योरेंस का। क्योंकि उससे क्या होता है, जो पर्सन होता है वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो एट लास्ट में उसको पैसा वो वापस मिलता है बिना कुछ गवाए। तो वो प्रॉफिट अर्न करने का एक जरिया हो सकता है LIC, लेकिन किसी वस्तु से संबंधित ये चीज़ें नहीं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं मीनिंग के हिसाब से। स्टेट्स द सेम थिंग एज इंडेमनिटी, जैसा इंडेमनिटी कहता है वैसे ही कहता है। ये क्या कहता है कि जो इंश्योर्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है इंश्योरेंस का उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन मैटर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसीज़, वो अलग अलग पॉलिसीज़ के माध्यम से एक ही लॉस के ऊपर कई लोगों से पैसे वसूल नहीं सकता है। वो उतना ही लॉस की रिकवरी पाएगा जितना कि उसको एक्चुअल लॉस हुआ है, जितनी भी कंपनियों से वो इंश्योरेंस करवा ले। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, जो पक्षकार A है वो क्या करेगा, जितनी भी सावधानियां हैं उस गाड़ी को बचाने की वो सब कुछ प्रयास करेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, जो बीमित व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, अपने सब्जेक्ट मैटर को बचा करके रखे ताकि कम से कम लॉस हो। ऐसा नहीं है कि उसने इंश्योरेंस करा दिया अब गाड़ी को पानी में धक्का दे देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे होता रहता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रस्थापन का सिद्धांत। अब प्रस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पक्षकार को हानि हुई तो कौन पैसा वापस करेगा,
कंपनी वापस करती है क्योंकि उसने उससे प्रीमियम लिया हुआ है। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है कि इसको अगर कोई लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी पक्षकार की वजह से हुआ होगा, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ होगा। कंपनी ने जब इसको क्लेम वापस कर दिया, जब इसको पैसा वापस कर दिया, तो जो इसकी अथॉरिटी थी, जो इसके पास अधिकार थे, वो सारे के सारे किसके पास ट्रांसफ़र हो गए? कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो गए। अब कंपनी क्या कर सकती है? बी के ऊपर केस कर सकती है, उससे पैसे वसूल सकती है जो कि उसने ए के साथ नुकसान किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी इसको पढ़ करके एक बार देख लेते हैं। It refers to practice of substitution of a person or group by another in case of डेट क्लेम इन इंश्योरेंस। ये क्या कहता है कि बीमा के दावे में जो भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो दूसरे व्यक्ति की तरफ हस्तांतरण हो जाते हैं, यानी कि जो ए के अधिकार थे वो किसकी तरफ हस्तांतरण हो गए? कंपनी की तरफ, जैसे ही कंपनी ने इसका क्लेम वापस किया है। It says that the insurer pays for a loss to the insured due to wrongdoing of third party. Then the insurance has the authority to subrogate the rights of insured and therefore is able to prosecute a suit against wrongdoer for the recovery of the amount it had paid to the insurance. यानी कि बीमाकर्ता को जो भी मुआवजा दिया जाता है, जो भी कंपनसेशन दिया जाता है, वो किसकी वजह से दिया जाता है? थर्ड पार्टी की वजह से दिया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास वो सभी अधिकार आ जाते हैं जब उसने क्लेम वापस कर दिया है, तो वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, वहाँ से पैसे वसूल सकती है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, निकटतम हानि। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा और प्रॉक्सिमेट कॉज इज वन ऑफ द 6 fundamental principle of insurance and it deals with the most proximate or nearest or immediate cause of the loss in an insurance claim. causa proxima क्या कहता है? जैसे मान लेते हैं पर्सन ए ने अपनी बाइक का नहीं, हाउस का कर लेते हैं, हाउस का उसने इंश्योरेंस करवा रखा है कि अगर घर में आग लग जाए, यानी कि फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है कि घर में आग लग जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसका भरपाई करेगी। अब क्या होता है? अर्थक्वेक आती है, यानी कि भूकंप आता है और घर में आग लग जाती है। उससे क्या होता है? घर पूरा जल करके ख़त्म हो जाता है। अब एक किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। कंपनी क्या करेगी? वो ये देखेगी कि मुख्य कारण क्या था जिसकी वजह से घर जला है, चाहे घर ख़त्म हुआ है। तो अगर एक्चुअल में फायर की वजह से हुआ है, आग की वजह से ही घर जला है, तब तो ये पैसा वापस करेगी। लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न क्या था? अगर अर्थक्वेक नहीं आता, अगर भूकंप नहीं आता तो घर में आग नहीं लगती, घर में आग नहीं लगती तो घर ख़त्म नहीं होता। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक फ़ायदे होते हैं। जब वो क्लेम देने जाती है तो सबसे पहले वो क्या चेक करती है कि जो समीपस्थ कारण है, यानी कि जो सबसे निकटतम कारण है जिसकी वजह से लॉस हुआ है, वो एक्चुअल में इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड है कि नहीं है। अगर हमने वादा किया था कि आग की वजह से, तो अर्थक्वेक को उसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा और उस टाइम पे कंपनी क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस देने के लिए लायबल नहीं होगी। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आए हों। किसी में भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।